नमस्कार दोस्तों कैथल में 1987 में चौधरी देवीलाल की लहर में सुरेंद्र मदान जी यहाँ के विधायक बने थे और उसके बाद 1991 में चौधरी भजनलाल सरकार में फिर वो यहाँ से एमएलए बने और उनकी सरकार में मंत्री भी रहे। कई सारे मुख्यमंत्री उन्होंने अपनी आंखों के सामने से देखे हैं, कुछ के साथ काम भी किया है और मदान साहब कैथल की पंजाबी राजनीति की एक धुरी भी रहे हैं। आज हम कैथल में हैं, सुरेंद्र मदान जी के घर पे हैं और इनसे जानेंगे कुछ पुरानी बातें। सबसे पहले तो मदान साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। 1 साल से मैं और आप मिलने की सोच रहे हैं जी, तो आज ये दिन आया है हमारा कि मैं आपसे कुछ पूछूं पुरानी बातें। तो आज आप दिल खोल के रख देना अपना। ठीक है, बिल्कुल ही। वक्त जो होता है वो हर चीज के लिए फिक्स होता है। जी, अपनी मुलाकात आज होनी थी, धर्मेंद्र जी हुई। जी जी, बड़ी खुशी हुई और मैं स्वागत करता हूँ आपका। हरी भूमि का ये जो कार्यक्रम आपने शुरू किया बड़ा अच्छा है। जी, मैं देखता भी हूँ आपका प्रोग्राम। जी जी। जितने एपिसोड होते हैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ देखने की। मदान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप राजनीति में आपका आना कैसे हुआ? राजनीति में मैं असल में पहले 1971 में मैं कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में गया, बीए फर्स्ट ईयर में, अच्छा, तो मैंने वहाँ सीआर का चुनाव लड़ा था। अच्छा, 71 में? हाँ, 1971 में। तो वो चुनाव में मेरे सामने बहुत बड़े मजबूत लोग थे, 2-3 तो। एक तो पूर्व विधायक के बेटे थे, एक सरपंच के बेटे थे, बड़े जिम्मेदार थे, लैंडलॉर्ड थे। मैं एक साधारण परिवार से, और मैंने वो कैथल शहर के जो आरकेएसडी कॉलेज के जितने भी सेक्शन थे उनमें सबसे ज़्यादा वोटों से मैंने वो जीता। अच्छा, 32 वोटों से मैंने वो चुनाव जीता था। हाँ हाँ। जो हमारे प्रिंसिपल होते थे उस वक्त में, बीएन गुप्ता जी होते थे, उन्होंने कहा था मुझे कि मैं हैरान हूँ कि जो बच्चा पहले साल आए कॉलेज में और आते इतने अच्छे वोटों से जीते। तो मैंने रखता था जो मेरे मुकाबले में थे उनको तो 28 से कम वोट मिले थे, उन्होंने 32 से जीता। अच्छा, बड़े खुश हुए। उस वक्त से कुछ शौक सा हो गया था राजनीति में, लेकिन फिर घरेलू परिस्थितियों, कुछ मजबूरियों से मुझे 73 के अंदर दिल्ली जाना पड़ गया। अच्छा। तो मैं, मेरे अंकल थे, उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी टीवी की, उन्होंने मुझे बुला लिया। टीवी की फैक्ट्री? हाँ, उस वक्त में टेलीविजन, उस टाइम तो टीवी तो बहुत कीमती चीज हुआ करती थी। जी। कौन से टीवी असेंबल करते थे वो? ग्रैंडली टीवी करते थे असेंबल, ग्रैंडली अच्छा। केबल उनका। तो मैं वहाँ रहा जी कोई 5 साल के करीब। अच्छा। तो फिर राजनीति छूट गई सब थी। मेरे ख्याल से 10-12 हजार का टीवी मिलता होगा उस समय। नहीं जी, उस वक्त में पैसे की वैल्यू थी। 3-4 हजार का टीवी होता था, बड़ी कीमत थी। 3-4 हजार रुपए बहुत होते थे। अब आप देखिए कि अब आप क्या करते थे? टीवी असेंबल करते थे? नहीं, मैं कैश संभालता था उनका। कैश संभालते हाँ, थे? और ओवरऑल बाकी मैनेजमेंट देखता था। अच्छा। हाँ, सारे घर का आदमी होने के नाते थोड़ा इसलिए उन्होंने मुझे बैठाया था। हाँ हाँ। तो कैश का काम मेन होता था, वो मैं संभालता था। अच्छा। असेंबल तो बाकी जो टेक्निकल लोग थे वो करते थे। वो करते थे। तो वहाँ फिर जब 77 के अंदर इमरजेंसी हटी, हाँ हाँ। तो चुनाव आ गई और वाजपेयी जी की स्पीचेस दिल्ली में सुनते थे, बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा बोलते थे। हाँ। उनसे प्रभावित हुआ, मैं उनसे जुड़ गया था। वाजपेयी जी से? हाँ, फिर अच्छा। मतलब मैं जुड़ा था, वो तो मुझे नहीं जानते थे। हाँ हाँ। लेकिन मेरी भावना उनके साथ थी। बड़ा अच्छा लीडर मानता था उनको, बड़े अच्छे वक्ता थे वो। तो मैं उनके साथ, मेरा दिल करता था कि मैं जुड़ जाऊँ। उस वक्त सारी जनता पार्टी एक थी। तो 80 के अंदर फिर मैं कैथल में आ गया था। तो 80 में ये अलग हुए, जनता पार्टी से अलग हो गए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो उस वक्त में 1980 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हमारे श्री रघुनाथ गोयल जी एमएलए होते थे, जनता पार्टी गए तो वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आरएसएस के स्वयंसेवक थे पहले से जी। तो 80 के अंदर मैंने फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा का मुझे जिम्मेवारी दी। अच्छा, आप मतलब आपकी शुरुआत बीजेपी से है? बीजेपी से। हाँ। 80 से लेकर 84 तक मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा कैथल का अध्यक्ष रहा, मंडल का। अच्छा। उस वक्त में हमारे रामविलास शर्मा जी प्रधान होते थे। उनके मैंने कई कार्यक्रम करवाए यहाँ। एक बार बहन सुषमा स्वराज जी को बुलाए थे, सब्जी मंडी के अंदर कार्यक्रम कराए थे। अच्छा। लेकिन 84 में फिर चौधरी देवीलाल ने जब 84 में पंजाब अकॉर्ड के खिलाफ
लोंगोवाल समझौते के खिलाफ जब अपना आंदोलन छेड़ा, हाँ हाँ। उससे प्रभावित होकर मैं फिर लोकदल में चला गया। पहली मुलाकात कैसे हुई आपकी देवीलाल जी से? देवीलाल जी से पहली मुलाकात मैं गया था महम का के अंदर एक गांव है बैंसी। बैसी, आज ही गया था मैं उसी गाँव में। उसके बैंसी से आगे है भूल गया, वहाँ हमारे डॉक्टर बजाज हैं। अच्छा वो चौधरी देवीलाल के वर्कर थे, अच्छा। बड़े खास वर्कर थे डॉक्टर बजाज। डॉक्टर बजाज, महेश बजाज। तो वो वहाँ पंचायत समिति के चेयरमैन भी रहे हैं मैम के। अच्छा। मैं उनके पास गया तो मैंने उनको बताया, सारा कुछ दिखाया अपने में, जो मेरी यहाँ अखबार की कटिंग थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के, मैंने 2-3 प्रोग्राम भी करवाए थे। अच्छा। उनको दिखाई, वो कहने लगे ठीक है, आप अच्छे वर्कर हो, तो कभी मिलवाएंगे आपको चौधरी देवीलाल से। अच्छा। इतनी सी बातचीत हुई थी, अभी बैठे थे उनके घर में कि चौधरी देवीलाल वहीं आ गए, खुद ही आ गए? खुद आ गए। अच्छा। उनके साथ 2-3 गाड़ियाँ और थी। तो उन दिनों में कोई तूफान आया तो उससे फसल बर्बाद हो गई थी, तो वो चौधरी देवीलाल जी दौरा कर रहे थे। उनके साथ आनंद सिंह दांगी थे, उनके साथ एक और अनूप सिंह थे। अच्छा। वो बाकी बहुत से लोग थे, 3-4 गाड़ियाँ थी। उसी वक्त उनकी बैठक में आ गई, तो वहाँ उन्होंने मिलवाया था मुझे कि भी हमारे मित्र हैं हाँ मदान जी, साहब कैथल से। कैथल से। अच्छा अच्छा अच्छा, चंगा ठीक है, काम करो, बस इतना ही कहा उन्होंने। अच्छा। उसके बाद उठ के चल दिए फिर गांव में घूमने। तो हमने फिर उसके बाद ये देखा कि अनंत सिंह दांगी जो था वो बहुत नज़दीक दिखाई दिया, दिखता था नजदीक। हाँ, भाई बहुत नज़दीक है हाँ हाँ। चौधरी देवीलाल जी। तो मैं फिर 1 सप्ताह के बाद चौधरी अनंत सिंह दांगी से मिला जाके। अच्छा। वो सारे पेपर जो थे, अखबार की कटिंग सब दिखाया आपने? हाँ, जो एल्बम थी फोटो की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रोग्राम की, वो मैंने आनंद सिंह दांगी जी को दिखाई। मैंने कहा आप देख लो, ये हमने कितना काम किया पार्टी में, कितनी ये अखबार की कटिंग दिखाई। कहने लगे वाकई में भी आपने काम किया है और आप डिजर्व करते हैं। अगर आपसे कोई बड़ा काम करने वाला नहीं होगा तो मैं आपकी सिफारिश करूंगा। हाँ, ये दांगी ने कहा दांगी साहब बिना कोई जान पहचान? जान पहचान करवा दी महेश बजाज ने। अच्छा, महेश बजाज ने। महेश बजाज के उसके अच्छे इलाके मित्र- का? हाँ, अच्छे मित्र थे वो। हाँ। उस वक्त में चेयरमैन आनंद सिंह दांगी थे अच्छा। पंचायत समिति के, महेश बजाज जी मेंबर थे पंचायत समिति। अच्छा। आपस में संबंध अच्छा रहा और लोकदल पार्टी में वो सेवा करते थे। हाँ हाँ। तो अच्छे संबंध थे, उनसे मेलजोल था। अच्छा, उन्होंने मिलाया। आनंद सिंह दांगी ने कहा मुझे अच्छे आदमी लग रहे हो, आप भले आदमी लग रहे हो, तो मैं करूँगा मदद। तो चौधरी आनंद सिंह दांगी का ऐसा नहीं बोलते, उन्होंने की मदद, हमारी हेल्प की। उन्होंने कहा अच्छा। हाँ। और मुकद्दर की बात है कि जिस दिन हम मिल के आए आनंद सिंह दांगी को, उस दिन रात को चौधरी देवीलाल की गाड़ी खराब होगी रोहतक रेलवे स्टेशन के पास। अच्छा। रेलवे स्टेशन नहीं, सॉरी, वो रेडियो स्टेशन के पास। हाँ। और उन्होंने फ़ोन किया आनंद सिंह दांगी को कि से भी आप गाड़ी लेके आओ, मुझे सरसा छोड़ के आओ। अब सरसा तक छोड़ने गए आनंद सिंह दांगी, टाइम मिल गया। टाइम मिल गया। वो मेरी बात भी याद आ गई, मेरे भाग से उनको याद आ गई। उन्होंने सारी बात बताई। आनंद सिंह दांगी ने सारी फ़ोटो भी दी, उन्होंने बताया इतनी फ़ोटो मैंने देखी, इतना काम किया है, अखबार में भी आ रहे हैं। तो दांगी साहब की बात सुन के चौधरी देवीलाल कहने लगा बच्चा ठीक है, मेरा इस तारीख को वहाँ जो प्रोग्राम है ना डबवाली में, वहाँ बुला लो। तो जो डेट उन्होंने दी, हम उस डेट को डबवाली पहुँच गए। लेकिन हम लेट हो गए, हमारी तो गाड़ियाँ पीछे पंचर हो गई, लेट हो गए। जब हम पहुँचे तो लंच करके चौधरी देवीलाल गाड़ी बैठ चुके थे। आनंद सिंह दांगी कहने लगे अब शाम को मिलेंगे जब प्रोग्राम ख़त्म होगा। कोई बात नहीं, हम सब साथ थे। मेरे साथ उसमें कम से कम 50 लोग थे। अच्छा। जिसमें कैथल के पंजाबी जीप जूप होती थी उस समय, तो जीपों में गाड़ियाँ गए? सब टैक्सी किराए पे की थी। अच्छा। हाँ, फिएट कारें होती थी ये, और जीप भी थी, और मैम के पंजाबी भी ले जाना से। अच्छा। हाँ, तो चौधरी देवीलाल जी को 2-3 जो थे, चौधरी देवीलाल उनको जानते थे, ये पंजाबी मैम की। जब वो पहुँचे ना, चौधरी देवीलाल ने पहचान लिया। कह रहे बोलो कैसे आए हो? कहने लगे जी ये पंजाबी लड़का जी कैथल से, हम उसको लेकर आए। अच्छा बताओ? कहते अब डरे लोग बात ही ना करें, डरते थे तो वो भारी बरकत। वो बड़ा रोब था उनका। हाँ। मैं तो आज नहीं खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं कैसे कहूँ, कहेंगे तो ये लोग कहेंगे। हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने शुरू किया
ये कैथल से बहुत काम करे हैं लोकदल में जी, और आपके बड़े भागित हैं जी, इन्होंने बड़े प्रोग्राम किए। ये देखो जी, कोई ओम प्रकाश चौटाला के प्रोग्राम किए हैं, कितनी पब्लिक इकट्ठी की, अखबारें दिखाई। ये देखो जी, चौधरी कहने लगे चंगा ठीक है काम करो। आनंद सिंह डांगी ने भी कहा लड़का ठीक है जी, देखो अच्छा। कोई नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जाओ। हमको सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। हम्म, हम फिर चौधरी साहब के पीछे गाड़ी लगा ली, हमने सरसा के रेस्ट हाउस में रुके, तो मैं अकेला गया। मैं जाके बैठे थे ऐसे सरसा में कुर्सी पे, चौधरी साहब, मैं चौधरी साहब को नमस्ते करी, हाथ लगे। मैं अच्छा जी, फिर अब तो कैथल जा रहे थे हम जी, कोई आदेश हो? ठीक है भाई काम करो, किसी को बताना नहीं, भाई टिकट पक्की होगी। अच्छा। और वो 87 की लहर। हाँ लहर, हैं? उस वक्त टिकट लेना कोई छोटी बात थी। उन्होंने कह दिया पक्की, मैं तो बड़ा खुश। मैंने सबको बताया सब ठीक है, बस अब चलो। तब तक तो आपको ये भी नहीं पता था एमएलए के काम हो हैं क्या? ना मैंने विधानसभा नहीं देखी थी। अच्छा। सही बता रहा हूं आपसे, विधानसभा की कभी फिर कार्रवाई टिकट अनाउंस हुई तो आपका नाम आ गया? आगे नाम आ गया, उसको दिल्ली में नाम आ गया, तो हम बड़े खुश हुए अच्छा। टिकट लेकर के। तो फिर यहाँ जब आपको शहर में पता चला कि सुरेंद्र मदान को नहीं, टिकट। शोर तो यहाँ बड़ा था पहले से भी, मैदान को मिले सब मानते थे। अच्छा। तो मुझे मिली, तो चरणदास जी हमारे कैथल से पुराने एमएलए थे, चरणदास सोरेवाला जी। हाँ वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए। अच्छा। और वो रोशनलाल तिवारी को कांग्रेस का टिकट मिला। तिवारी जी भी उठे? हाँ कांग्रेस के टिकट से थे वो, अच्छा। कांग्रेस के टिकट से पार्टी कैसे छोड़ सकते थे? हम्म। तो उस वक्त सारे हमारे कैथल के 82,000 वोट थे केवल, तो 82,000 में से मुझे मिले थे 27,000 समथिंग। अच्छा, जीत गए आप? हाँ 15,000 रुपये रह गए थे रोशनलाल तिवारी जी, और चरणदास जी में से 6,000 साढ़े 6,000 वोट पीछे थे, पीछे। वो तीसरे नंबर पे। तो माला पहन के आए घर पे हैं? बड़ी महिलाएं, बड़ी महिला के मालूम लोगों ने जुलूस ऐसा निकाला, पूछो ना, खड़दू मचा दी है शहर में। तो घर आपका कहाँ पे था उस समय? RKSD कॉलेज में से जुलूस निकला था। अच्छा। चरणदास जी का चुनाव चिन्ह होता था साइकिल। अच्छा। अब वो हार के चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, सो लोगों ने साइकिल किसी का पकड़ के तोड़ दिया, हूँ गाड़ी कैसी दी। मतलब इतना तो नहीं होना चाहिए, मैं हाथ जोड़ता रहा, लेकिन लोग नहीं मानते, जोश मानते, जोश में थे। हाँ। अच्छा, जैसे 87 में आप एमएलए बन गए, जी जी, तो मंत्री बनने की तो सोची ही नहीं होगी इस समय आपने? नहीं मुझे उसी वक्त जब हम दिल्ली जाके मिले, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मिले, हाँ। और उन्होंने हमें मिलवाया। चौधरी देवीलाल जी उस वक्त लोही हॉस्पिटल में एडमिट थे, हाँ। तो हम वहाँ गए मिले। चौधरी देवीलाल जी को ग्लूकोज लग रहा था, बैठे हुए थे, मिलाया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ये कैथल से बन गया। हाँ हाँ कामरेड जानता हूँ, ये हैं जी 2-3। तो उस वक्त मुझे ओम प्रकाश चौटाला ने ना उसी वक्त कह दिया, अभी चौधरी देवीलाल ने वो तो नहीं ली थी, उसे अलग बुला कह दिया था, मैदान तूने कोई लॉबिंग नहीं करनी। अच्छा। मैं तेरे को कुरुक्षेत्र जिले की तरफ से मंत्री बनाऊंगा। अच्छा। अब मेरी कोई लालसा ही नहीं थी, मैं तो एमएलए बन के खुश था। हाँ। कह रही बनाऊंगा और खुश होगा। अच्छा जी, तो फिर तो लास्ट टपकने लगी, मंत्री बनेंगे। हाँ। छोटी सी उम्र थी क्या, 35 साल की सारी, 35 साल के सारे। लेकिन उन्होंने बनवाया नहीं। पहली ओथ में हम तो सोच रहे तैयार हो गए थे, पहली ओथ में कपड़े सिलवा लिए थे? ना कपड़े नहीं सिलवाए थे, वैसे तैयार हो गए भाई ओथ दिलवाएंगे आज। उस दिन दिल्ली में ओथ थी, चौधरी देवीलाल ने हरियाणा भवन में ओथ ली थी। हाँ हाँ। तो उसमें 6-7 आदमी फिर बनाए, संपत सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह, कृपाराम पुनिया, प्रोफेसर। कृपाराम पुनिया जी को तो वो अपना बेटा ही मानते थे ना? हाँ उनको तो पहले नंबर पे दिलवाई थी ओथ, मतलब वीरेंद्र सिंह को पहले नंबर पे थी, फिर संपत सिंह, फिर ये थे, उसके बाद एक और थे, क्या नाम उसका, प्रोफेसर थे जो जीन से बने थे एमएलए, उनको भी दिलवाई थी। तो बहुत 5-6 एमएलए को दिलवाई थी। बीजेपी के भी लिए थे, वो 2-3 ज्वाइंट थी ना, 6-7 बस। फिर हम देखते रहे, हमारा नंबर कहाँ था, कहीं नहीं आया, आना ही नहीं था। हाँ तो हमने फिर आज तो नहीं छोड़ी, जो ओम प्रकाश चौटाला से कहते रहे, वो बस अगली वक्त में करवा दूंगा। फिर वो सरकार तो 87 में जैसे आई थी पूरी, लास्ट में हाल तो बुरा ही हो गया वो। आप देखो कि जब चीफ मिनिस्टर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हटाया था गवर्नर ने, हाँ। उस वक्त माइनॉरिटी में हो गई सरकार,
तो आपको इस पूरे टर्म में किसी में भी, क्योंकि राज कई आए पहले, नहीं, जब मास्टर हुक्म सिंह मास्टर चौधरी लाला नरसिंह गुप्ता जब थे चीफ हाँ, मिनिस्टर, हाँ। उन्होंने मुझे शुगर फेडरेशन का चेयरमैन बनाया था। अच्छा, और फिर वो चौटाला साहब बने, फिर मास्टर हुक्म सिंह बने, मास्टर हुक्म सिंह फिर चौटाला साहब बने, मास्टर हुक्म सिंह ने मंत्री बनाया था मुझे। आपको मंत्री बनाया था। अच्छा, नवंबर 1990 में, नवंबर 1990 थोड़े से दिन के लिए मंत्री रहे आप। 1990 बने थे। अच्छा, मास्टर हुक्म सिंह कैसे व्यक्ति थे? बहुत बढ़िया इंसान थे, बहुत साफ सुथरे नेक इंसान थे, अच्छा, बहुत शरीफ आदमी थे, 101% ईमानदार। कोई अनुभव हो आपका, याद हो उनके से जुड़ी हुई कोई? क्या बताएं जी, वो मैं गया एक दिन काम के लिए उनके पास, अच्छा, पीछे सीएम ऑफिस में जो रिटायर रूम है उसमें बैठे थे, हाँ, वो सिगरेट पिया करते थे, अच्छा, उस वक्त मैं भी पी लेता, हाँ, मतलब बैठ मैदान में मैं भी पी, रोटी रोटी घर से मंगा लेते, जितने लोग बैठे सबको खाना खिलाते थे। करते रोटी आए थे। उनके घर से खाना आता था, जितने लोग बैठे हैं, 10 एमएलए बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, सबको खा लो भैया। अपना परिवार तो रखा नहीं करते चंडीगढ़ में वो? ना परिवार ही, घर से खाना तो आता था, खाना उठी तो सीएम वाली कोठरी। हाँ, हाँ, बड़े नेक इंसान थे, बहुत नेक। हाँ, घर फिर पे भी कभी चले गए तो वहीं बैठ गए, खाना खा के जाना। काम कुम तो बेचारे जितना कोशिश करते थे उनके ही नहीं होते थे, हमारे क्या। चौटाला साहब करने नहीं देते थे काम? बस ऐसे ही था जी, जो ऑफिसर थे हाँ, वो इनकी कम मानते थे, अच्छा, तो हमारी काम माननी थी। हम तो धक्के खा हो के विधान लोकसभा में, उसमें सॉरी सचिवालय में, हाँ, और विधानसभा में अपना आ जाते थे। लोग जो साथ होते थे, देखो कोशिश कर ली। हमारी तो ये हालत थी कि कहते हैं कि एक बार वो जंगल में चुनाव हुए और बंदर बन गया। हाँ, बोले भाई प्रधान। मेरी भागदौड़ में कोई कमी हो तो हाँ, तो बताओ। हम वही करते थे, हाँ। हम सबको बुला लेते थे, आ जाओ। क्या हमें रोटी खिलानी पड़ती थी। अच्छा, जोशी देवीलाल का बिल्कुल ही इंटरेस्ट खत्म हो गया था क्या हरियाणा में? उनका तो शुरू से ही नहीं था, अच्छा, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हाँ। वो तो बनते ही उनका ध्यान ऊपर था कि केंद्र के अंदर कैसे गैर कांग्रेस सरकार बनाई जाए। तो अच्छा, सब लीडर्स को जोड़ने के लिए वो तो घूमते रहते थे, कभी बिहार जा रहे, कभी और इधर से फिर चोई रणजीत सिंह और चोई ओम प्रकाश चौटाला में टकराव। तो टकराव हो गया। वो अपनी तो आप चलाते कौन थे। से ग्रुप में थे? नहीं, हम तो पहले तो ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ थे, अच्छा, फिर जब देखा काम नहीं बने, बड़े दिन देखा नहीं बने काम, फिर चोई रणजीत सिंह के बाद चले। अच्छा, क्या करते, उनके पास गए, उनका भी वही हाल था जो वो था, इनका था। तो हाँ। दोनों भाई गई रहे, वो उनके नहीं करने देता, वो उसके नहीं करने देता, हम तो पिस गए। आफ्टर ऑल एक दिन तंग आके हमने मन बना लिया भी हम छोड़ेंगे। कौन कौन थे आपके हम तो भी कोई कम से कम 11-12 लोग थे, अच्छा, जो सब दुखी थे, सब तंग थे, किसी का काम नहीं बनता था। अब लोगों के पास जाते, लोग जूते मारते थे, भाई एक छोटी ट्रांसफर भी नहीं होती, उसको ट्रांसफर के तो हमारी सिफारिश होती थी, उसमें वो भी नहीं होती थी, नौकरी लगना दूर की बात। अच्छा, कोई काम क्या होता नहीं था, डेवलपमेंट का काम अमूल नहीं होता था, बड़े परेशान थे। हम इकट्ठे हो गए थे, तो हम कम से कम 11 एमएलए थे, जिसमें मंत्री भी थे, जो धर्मवीर था आपके भिवानी वाले, हाँ जी, ये हमारा लीडर था, लीडर थे। अच्छा, और अजमत खान था, और हसन मोहम्मद था मेवात से, इधर से बूटा सिंह था गुल्ला से, बलवीर सिंह सैनी था पेवा से, और नंबरदार मांगे राम था बहादुरगढ़ से। 11 आदमी गुट था। अच्छा, 11 आदमी अलग हो गए थे? बिल्कुल, हम ये इकट्ठे रहेंगे, हमारे इकट्ठे में। अच्छा, रघु यादव जी? रघु यादव। अच्छा, तो हमने एक दिन, मैं यहाँ मुझे बुलाया, मार्च का महीना था, शुगर मिल के बाद धरना दे रहे थे किसान, उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे जी आओ आप लोकल विधायक हो, हमारी सुनो। मैं गया वहाँ, देखा तो बड़े लोग बैठे थे किसान। कहते जी आप बताओ, जब ये शुगर मिल लगी थी तो ये वादा हुआ था कि यहाँ के किसानों को जिनकी ज़मीन जाएगी उनको नौकरी देंगे। नौकरी देंगे। मान के बिल्कुल हुआ था वायदा भी हमने। तो कहते जी अब लगाते तो नहीं, आप मिल में देखो सरसा के कितने आ गए, मैम के कितने आ गए, क्या इसीलिए हमने ज़मीन दी थी, आप करो कुछ। हम बड़े परेशान, मैंने कहा मैं आपका पूरा जो कहते हैं आप कह देते हो करते कुछ नहीं। नरसिंह डांडा थे, वो भी कह गए एक हफ्ता का कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा मैं वादा करके जाता हूँ भैया, अगर आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा तो मैं घर बैठ जाऊँगा। दुख तो पहले बड़े थे, लेकिन उस दिन उन्होंने जो जख्म थे हमारे वो कुरेद दी उन्होंने। अगले दिन ही हमें दिल्ली जाना पड़ गया, और अब पता लगा कि
कल को मास्टर कुलसिंह को बदल रहे हैं, अच्छा। चीफ मिनिस्टर को बदल रहे हैं। हाँ। मेरे ख्याल में ये 23 मार्च की बात है, शायद 24 मार्च। हमने फैसला किया अब छोड़ दो भाई, ये रोज के चीफ मिनिस्टर बनने तो छोड़ ही दो। हमने तो गए नीचे गवर्नर के पास, गवर्नर वहाँ ठहरा उस दिन। हमने एमएलए से भी धनिक लाल मंडल थे। हाँ, हम 3 आदमी थे, मैं, धर्मवीर और राव नरवीर, तीनों ने छोड़ दिया। तीनों ने। हमने कहा भी हम मंत्रिमंडल से भी रिजाइन करते हैं और एमएलए से भी रिजाइन करते हैं। एमएलए का रेजिग्नेशन में चट्ठा था, स्पीकर उसको भेज दिया और मंत्रिमंडल से गवर्नर को दे दिया। भी हम नहीं रहना। सरकारी गिर गई फिर तो। फिर उसके बाद विपक्ष ने शोर पाया पूरा, कांग्रेस विपक्षी। दांगी जी भी अलग हो चुके थे तब तक। दांगी जी तो उस वक्त लड़ाई लड़ रहे थे पूरी इसके खिलाफ, चौटाला साहब तो अलग थे ही। हाँ, मैम कांड हो लिया था। हाँ, हो चुका था। तो हमने रिजाइन कर दिया। ये 91 मार्च की बात है। मार्च हमने कहा हम रिजाइन देंगे, क्योंकि हम तो तंग आ गए थे, काम तो होते नहीं, रोज रोज बदलते हैं सीएम भी, हम परेशान हैं। ऐसे अच्छा घर बैठ जाए ताकि लोग तो हमें तंग नहीं करेंगे। तो इस दौरान देवीलाल जी का कोई संपर्क, आपको कॉल फोन कुछ नहीं? ना, देवीलाल जी से तो डिप्टी सीएम थे, डिप्टी पीएम थे। हाँ, तो कोई संपर्क नहीं उनसे आपका? ना, कोई। अच्छा। तो हम रिजाइन कर दिया, किसी ने हमें नहीं कहा कुछ मत करो। ना। हाँ, इतना जरूर हो गया था कि हमारे घर वालों को, भाइयों को, भतीजों को पुलिस ने परेशान करना शुरू कर दिया था। अच्छा। हाँ, हमारे पीछे भी लगे थे, लेकिन पाक साहब थे, हमारा क्या करते, घूम फिर के देख लिया, सारा कर लिया, कुछ मिलेगा तो कुछ करेंगे। हाँ, कुछ नहीं कमाया था ही नहीं तब तक ना। तो फिर ओपोजिशन का जब पूरा दबाव हुआ ना राष्ट्रपति पे, तो चंद्रशेखर जी उसमें प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर पे दबाव हुआ क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी थे। हाँ। तो लोगों ने समझाया, उसके साथियों ने, उसके जो उसको सलाह देते सलाहकारों ने समझाया कि अगर आप हरियाणा में सरकार नहीं हटाओगे ना, मिनोरिटी की गवर्नमेंट रखोगे, तो आप फेस नहीं कर पाओगे, हर जगह आपको पत्रकार पूछेंगे, मीडिया पूछेगा, तो आपकी वोट जो है ना मिलने मुश्किल जाएंगी। तो उन्होंने चंद्रशेखर ने बुला के मुख्यमंत्री को भी रिजाइन कर दिया। अच्छा। तो हमें रिजाइन कर दिया। फिर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा, फिर चुनाव हुए। तो फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो कांग्रेस पहली बार आप फिर चौधरी भजनलाल से मिले? नहीं, और हम मिले चौधरी वीरेंद्र सिंह, उस पार्टी के प्रेसिडेंट थे। डूमर खावड़, वो प्रेसिडेंट थे। धर्मवीर उनसे मिला, उनसे मिला। तो आप लोगों को ऐसा भी कहा जाता है कि वो तो उस समय मुख्यमंत्री बनने वाले थे कैनोवे में? कहते ऐसा थे, बिल्कुल। अगर राजीव गांधी जिंदा रहते तो शायद वो मुख्यमंत्री बनते। अच्छा, आप उस सरकार में फिर से मंत्री बने जिसमें कहा जाता है कि पंजाबियों के 12 मंत्री बनाए उन्होंने। उसमें ऐसा था कि हम जितने लोग गए थे ना, लोग तो छोड़ के कांग्रेस में, तो ये सारे हार गए। मैं अकेला बना था, तो मजबूरी में चौधरी भजनलाल को मुझे मंत्री बनाना पड़ा। अच्छा, लोकदल छोड़ के जो लोग कांग्रेस में गए सारे हारे, आपको छोड़ के? चट्टा साहब हार गए, अपना ये पुनिया साहब हार गए, धर्मवीर जी हार गए, राव नरवीर हार गया, सब हार गए। आप जीते बस 12 में से 11 हार गए, अकेले जीता। फिर भजनलाल की मजबूरी थी और चौधरी धर्मवीर ने कहा उसको कि हमारा एकला जीता है, इसको तो खूब अच्छा महकमा दे मंत्री। कहता अच्छा महकमा दे दिया, पब्लिक रिलेशन अपने बात। पब्लिक रिलेशन में आपको मिला फिर वो? तो फिर भजनलाल जी के साथ काम किया। शुरू में तो बड़े अच्छे रहे, वो अच्छे काम किए, हमारे डेवलपमेंट के काम खूब करवाए। क्या आप अगर अपने जो कार्यकाल है उसको याद करें तो कैथल में ऐसे कौन से 2 काम आप गिनवा सकते हैं अपने की आपने करवाए? आप ये विधानसभा की कार्रवाई उठा के देख लो, आपको मिलेगा कि जब से बना था सबसे पहली मेरी ये अपील थी, हर विधानसभा के सेशन में बोलता था कि कैथल को जिला बनाया जाए। कैथल में कैथल को जिला बनाने की मांग आपकी थी? और कब पूरी हुई फिर ये 89 में चौधरी देवीलाल ने की। अच्छा। हाँ, इससे पहले की बताता हूँ बात मैं आपको। एक बार कैथल के जितने वकील थे वो कैथल जवाहर पार्क के अंदर धरना दे रहे थे। वो सब चाहते थे कि कैथल जिला बने, और मुझे भी रामपाल माजरा ले गया, कहते चल आप भी चलते हैं। चल कोई बात नहीं, कैथल के लोग अपने वकील भाई हैं, कहते चल चलते हैं। हम गए तो वकीलों ने मेरे को देख के मेरे ऊपर तो खूब प्रहार किए।
और कहा जी आज आप वादा करके जाओ भी अगर कैथल जिला बन गया, नहीं बना तो आप रिजाइन करोगे। अब मैं फंस गया। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर कैथल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, यमुनानगर और रेवाड़ी बना दिए, कैथल नहीं बनाया तो मैं रिजाइन कर दूँगा। मैंने मन बना दिया, मैं कहता मैं रिजाइन कर दूँ। उस समय आप एमएलए थे? एमएलए था। हाँ। तो चौधरी देवीलाल के पास बात पहुंच गई। मैं किसी काम के लिए गया और कहता है ऐसे नहीं कहा करते रिजाइन करूँगा। मैंने कहा क्या करो जी, घेर लिया था वकीलों ने मुझे, मैं मर गया था, नहीं कहता तो खत्म था, मैं वहीं खत्म हो जाता, जीरो हो जाता। कहते ऐसे लीडर नहीं बनते ही। मैंने कहा मजबूरी थी मेरी, मैं कैसे नहीं कहता, और मैं कहा बनाना ही पड़ेगा नहीं तो मुझे मार देंगे वो तो। और फिर जब अनाउंस हुए तो बड़े खुश हुए वो वाकई में। एक तो जिला बनवाना आप अपनी अचीवमेंट में, शुगर मिल भी मैं लाया था कहते आपके टाइम में शुगर मिल आई। और मेरे अपने हल्के के जो मांग उठाया करता था विधानसभा के अंदर, एक सजुमा मानक, धुंधरेड़ी मानक, अच्छा। ये दोनों मैंने बाद में कांग्रेस के राज में, क्योंकि लोकदल के राज में तो पैसा होता ही नहीं था कभी। जब भी कहते थे ना कोई सड़क टूटी है तो कहते थे फंड्स की कमी है, तो कांग्रेस के राज में मैंने ये दोनों बनवाया। और ये कॉलेज की भी उसको तो मंजूरी हो गई, लेकिन बड़ा बाद में। अच्छा मदन साहब, जो भजनलाल के बारे में ना बहुत सारी कहानियां हैं जी, उनके भ्रष्टाचार पे भी बहुत सारी बातें होती हैं, उनके अच्छे व्यवहार पे भी बहुत सारी बातें होती हैं, लोग अलग अलग तरह की बात। आपको अगर चौधरी भजनलाल के बारे में बोलना पड़े तो आप क्या याद करते हो उनके बारे में? अच्छाइयाँ उनकी ज़्यादा थी। अच्छा। देखो 96 का उन्होंने मेरा टिकट काट दिया, मुझे नहीं दिया, लेकिन फिर भी कहते हैं ना हर चीज़ को तोला जाए तो पल्ला जो भारी था उनकी अच्छाई का था। वो हर एक एमएलए को अच्छी इज्जत सम्मान देते थे। अच्छा। मंत्री नहीं, एमएलए को भी। हाँ हाँ। एक बार मैं छोटी सी आपको घटना बताता हूँ। मैं कहीं बाहर गया था, आउट ऑफ स्टेशन था, तो मैं कैथल आया 5-7 दिन के बाद मुझे पता लगा हमारे बीजेपी के मिलने वाले थे, उनकी पुत्र वधू, उनके जो बेटा था ना उसकी मतलब उनकी पोती वो चीका मैरिड थी और वहाँ एसिनेशन हो गया उसका। अच्छा। तो उन्होंने दहेज का केस के लिए एप्लीकेशन लगाई। उनकी कोई सुनवाई नहीं पुलिस में 2 दिन तक। मैं जब आया तो तीसरा दिन था, तो मैं उनके घर गया बैठने के लिए, अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह हमारे साथ हुआ है और पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं करती। मैंने उनके घर से भी उस वक्त मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन फ़ोन, वहीं से उनके घर से चौधरी भजनलाल को किया। मैंने ये सामने कर देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी कुछ कम हो जाएगी। मैंने कहा ऐसे ऐसे कांड हुआ जी, ये अपने मिलने वाले हैं, बड़े ख़ास हैं, और ये ऐसे ऐसे हुआ, इनके साथ नाजायज़ हुई है। अब ये एसपी को, अरे भैया आप मंत्री हो, आप कैथल के एमएलए हो, आपको एसपी को। मैंने कहा जी मैं तो 5-7 दिन से बाहर था, मैं आज ही आया हूँ और एसपी भी मुझे मिला ही नहीं। एक बार प्रोटोकॉल अनुसार मिल लेगा, फिर उसके बाद मैं कह दूँ जान पहचान हो। अच्छा कोई बात नहीं। फ़ोन बंद हो गया। मैं वहाँ से उठा, घर गया। मेरे घर जाने में हार्डली वहाँ से 15-20 मिनट लगे पैदल। तो मैं घर गया तो एसपी मेरे घर बैठे थे। अच्छा। एसपी मेरे घर बैठे थे। कहते सर आप मुझे कह देते, सीएम साहब कहने की जरूरत थी। मैंने कहा भी मैंने सीएम साहब को इसलिए कहा कि प्रोटोकॉल अनुसार अभी आप मिले नहीं थे मुझे। एक प्रोटोकॉल होता है, आप जान पहचान हो जाए थोड़ा मिल लें। कहते क्या ऐसी ऐसी केस है, ये देखो इनके साथ में, इनकी मांग है कि आप सीआईए को दे दो। मुसीबत मार कर दिया सीआईए। वो तो उसके हाथ में ही थी। मुसीबत कर दिया सीआईए को मार। शाम तक वो अरेस्ट हो गए। उस कानून ऐसा था, वो सेटिस्फाइड हो गए। बाकी कोर्ट ने फैसला किया, मैंने पता किया, कोर्ट का काम था, कोर्ट ने फैसला किया। अच्छा मदन साहब, इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो बहुत पैसे कमाया करते थे या फिर? भजनलाल जी? हाँ जी। देखो जी हमारे से तो कभी एक पैसा नहीं मांगा उन्होंने, और हमें कुछ दिया। जहाँ आप बैठे हो ये प्लाट उनकी देन है। अच्छा। और मैं उनसे मांगता था गुड़गांव प्लाट सेब था। हाँ। वो कहते नहीं, कैथल, आप कैथल से मतलब पहले कैथल डेवलप कर जाओ। एलएम मेहता कहने लगे, मैं साहब नाराज होने के ये सेक्टर काटा था उस समय? हाँ उस समय जब मैंने लिया तो मुझे बड़ा महसूस हो। 59,000 रुपये बड़ी कीमत होती, बड़ी अमाउंट होता था बड़ा। हाँ। इसकी किस्त देनी पड़ी। मैंने कहा यार चौधरी भजनलाल जी फंसा दिए। कैथल में प्लाट का क्या करूंगा है? तो एलएम मेहता कहने लगा कोई बात नहीं, आप ले लो कैथल। हाँ। अब कैथल ले लोगे ना फिर आपको गुड़गांव में मिल जाएगा। अच्छा। अगर नहीं लोगे ना तो फिर साहब नाराज हो जाएंगे। हाँ, उनके प्लॉटों के बड़े किस्से हैं कि बहुत प्लॉट बांटते थे। वो 10% उनका कोटा था, डिस्ट्रिक्ट कोटा था। अच्छा। डीक्यू कोटा बांटते थे।
तो वो इस मामले में वो सबको साथ लेके चलते थे, लेकिन वो जब मन में रखते थे ना बात, फिर वो बिश्नोई थे, कहते वो आदमी रड़क निकालते थे। हुकुम सिंह जी भी देखे आपने, बनारसी दास गुप्ता जी देखे, तो इनमें से सबसे बेस्ट किसको मानते हो आप? बेस्ट ऐसा सारे ही अच्छे थे, माड़ा कोई नहीं था। ये वो भी देखते हैं लॉयल्टी, अच्छा, वो जो उनको प्यारा लगता है ना उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। अब हम किसी के बनेंगे नहीं तो हमें कैसे प्यार करेगा वो। अच्छा, आपने एक बार इस्तीफा भी दिया था? हाँ जी, दिया था। क्या कारण रहे थे उसके? वो मैं कुछ कैथल के लोगों को लेकर गया था चौधरी भजनलाल जी के पास। तो उससे ही ही जो मेरे साथी तो थे लेकिन मेरे विरोधी थे, वो सीएम साहब के कान भर के आए थे। ये कैथल के अंदर सब अपने पंजाबी ऑफिसर को लगा रहे, पंजाबी ला रखे हैं, सारे पंजाबी वर्दी है जी। हाँ, वर्दी है जी। कहते किसी और को तो रहने नहीं देता जी। तो मैं गया तो सीएम साहब नाराज हो गए, कहते भाई आप सब पंजाबी लगाए जा रहे हो। मैंने कहा जी आप चीफ मिनिस्टर हो, आपके हुक्म से लगती है जो भी पोस्टिंग। हाँ भाई, लगाना अपने हैं, आप ऐसा करो। मैंने कहा फाइल निकला दे, किसकी रिकमेंडेशन से कब लगाए, कौन से मेरे पंजाबी लगाए आप? कहते यार वो फलाना कह रहा था, फलाना ढिंगड़ा कह रहा था। मैं कल बुला लो उनको और मुझे बुला लो। कहते ठीक है, कल आ जाएं आप 4 बजे, उनको बुला लेता हूँ। मैं नेक्स्ट डे 4 बजे पूरा खाका लेकर गया और वो आया ही नहीं। सामने नहीं आए, वो हुई नहीं, क्योंकि वो सच्चाई तो थी नहीं, उठ के पैर कब होते हैं, वो सामने नहीं आए। तो ये भाई ना मैं कह कोई बात नहीं, आगे आपको एडजस्ट कर देंगे, आगे आपके ज़्यादा तो बात रहे। मन का मुझे तो बात नहीं चाहिए, आप कैथर के लोग आए तो उनकी इज्जत कर देते, मेरी बेइज्जती करते उनके सामने। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने जाकर रिजाइन लिख दिया। मैंने कहा ना तो आप काम करते मेरे, ये काम रह गए, जो मोटे मोटे काम रह गए थे, सारे काम एकदम होते नहीं। और आपने, मैंने कहा उनके आगे मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने कहा मैं तो दिल पे ले गया आपने। हाँ, मैं गहराई से ले गया उसको। बाद में फिर सीएम साहब ने बुला लिया, कहने लगे मना लिया। कहते भाई मैं किस से लड़ूंगा, आप मेरे साथ रहो। ये सुरजेवाला और वीरेंद्र सिंह, मैं इनसे लड़ूंगा। कहते तू भी बीच में इनके साथ जाएगा। मैंने कहा नहीं जी मैं। अच्छा, अब सुरजेवाला जी का आपने जिक्र कर दिया। हाँ, कोई भी आदमी राजनीति में अपनी जगह नहीं छोड़ता किसी के लिए भी जी। लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि कैथल में आप 2 बार एमएलए बने, 96 में आप इंडिपेंडेंट लड़े, ये अलग बात है कि आप हार गए, लेकिन आपने शमशेर सुरजेवाला को स्थापित करने में यहाँ पे एक भूमिका निभाई? नहीं, मेरी भूमिका ये थी कि मैं पार्टी में था, कांग्रेस में था। अच्छा। तो भजनलाल जी मुझे कहने लगे भाई सरकार बनेगी, और ये दिख भी रहा था क्योंकि उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस ने 10 की 10 सीट जीत ली थी। 10 की 10 सीट कांग्रेस को आ गई थी। आगे हर आदमी कहता था, बच्चे कहता था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन मेरी टिकट कट गई। तो भजनलाल जी मुझे कहने लगे भैया फार्म मत भरना, आप चुनाव ना लड़ो, आप मदद करो सुरजेवाला की, मैं आपसे वादा करता हूँ। ये कौन से साल की बात कर रहा हूँ? ये मैं 2004 की। 4 की। हाँ। ओके। 4 में इनको 4 में जो भजनलाल कह रहे थे हाँ कि सुरजेवाला जी की मदद करो। हाँ, सुरजेवाला जी की मदद करो। अच्छा। इनको विधायक बनाओ, यहाँ से मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, चिंता न करो, मैं मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मैं आपको मंत्री जैसा बना दूंगा। अच्छा, आप निश्चिंत हो जाओ। हाँ। टिकट कट की कोई बात नहीं, बड़ी चीज़ें होती हैं सरकार। मैं उनकी बात पे विश्वास कर गया। फिर मेरे पास ये रणदीप सुरजेवाला भी, शमशेर सुरजेवाला सब आए। रणदीप सुरजेवाला कम से कम 3 बार आया, और रात को होके ये नरवाना दिन में काम करता है, रात को 3-3 बजे आके उठा देता हूँ। अच्छा, करो भाई साहब मदद करो। मैंने अपने साथियों से सलाह करी भी ऐसे कह रहे हैं, वो सब साथी कहने लगे फिर कांग्रेस को मदद करो, आप कांग्रेस में हो मदद करो। तो हमने फिर फैसला लिया, सब साथियों ने मिलकर हमने मदद करो, तब जीते हुए यहाँ से। देखो वैसे तो परमात्मा जिताने वाला है, लेकिन आप उस वक्त, आज तो लोग भूल गए को पॉलिटिकल आदमी जानते, किससे पूछोगे ना, तो उस वक्त में 5000 वोट को 2500 वोट के दूर करना सुरेंद्र मैदान कर सकता था। अच्छा। क्योंकि मैंने इतना काम किया था, इतना काम किया था, लोगों के अंदर इतनी पकड़ थी कि मैं अगर हराना चाहता, मुझे पता था भी अभी 5-4 हज़ार की हार जीत है, लेकिन मेरा मन नहीं माना। नहीं, इससे 2 सवाल और निकलते हैं मदन साहब जी। एक तो पंजाबियों की सबसे ज्यादा आबादी है कैथल में जी, जाटों से भी ज्यादा होगी। हाँ, नहीं जाटों के बराबर ही होगी, जाटों और पंजाबी बराबर। क्या कारण है कि आप ही जीते, आपके बाद या आपसे पहले कोई पंजाबी यहाँ से चुनाव नहीं जीता? एक बार शुरू में मास्टर जी जीतते थे, वो मास्टर जीतते थे, उसके बाद कोई आगे आया ही नहीं पंजाबी।
अब जिन्होंने कोशिश की, जैसे मेरे से पहले कांग्रेस में डॉक्टर मनोहर लाल जी थे, वो आर्य समाजी आदमी, और हमने अपनी जब से हमारी उम्र है देखा उनको, जब से देखा हमने, वो खादी पहनते थे और खादी की टोपी लगाते थे। अच्छा, हाँ, मनोहर लाल जी। मनोहर लाल, हाँ, यहाँ कैथल के चले गए? अब तो बेचारे स्वर्ग सिधार गए। हाँ। तो कैथल के प्रधान थे कांग्रेस के, उन्होंने टिकट मांगी, उनको मिली नहीं। कोशिश की, और कोई पंजाबी जो थे, जैसे मैंने चेयरमैन बनाया था एक गुलशन मलिक को, वो मुझे छोड़ के चौटाला पास चला गया, वो वहाँ से टिकट मांगता था, उसने नहीं दी। ऐसे लोग थे, मतलब टिकट मिली नहीं आपको? मिली नहीं किसी को। अगर मिल जाती तो क्या पता। अब क्या लगता है आपको, आगे कभी पंजाबी बन सकता है यहाँ पे? कुछ नहीं कह सकते जी, कोई नया चेहरा आ जाए बना दे। क्या हमारे बारे में क्या था, किसी को पता था? वो मैं तो सिंपल साधारण परिवार से था ना, तो मेरे बारे में कोई ये नहीं कहता। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी तो गांव में दुकान थी हमारी कपड़े की। कौन से गांव में? हरिपुरा गांव में जी। हरिपुरा गांव में? हाँ, हरिपुरा गांव। तो वहीं दुकान करते रहे? हाँ, दुकान करते थे पिताजी। अच्छा। तो उनकी तो फिर डेथ हो गई थी 82 में। 82 में। तो बाद में तो आप नहीं कर सकते? मैंने फिर ठेकेदारी करता था जब मैं ये पॉलिटिक्स में आया। अच्छा। हाँ, ठेकेदारी में टाइम निकल जाता था, लेबर काम कर रही, मैं भाग गया सोनीपत। एक बार हम दिल्ली चल गए ठेकेदारी नहीं। दिल्ली में चौधरी देवीलाल ने धरना दे रखा था। हाँ। हमें भी बुलाया था, हम चले गए। वो धरना किस लिए था कि चौधरी बंसीलाल ने जी चुनाव केवल तो शाम का करा, जबकि 3 सीट खाली थी उस वक्त विधानसभा की, सिर्फ तो शाम का कराया, क्योंकि इसको विद 6 मंथ MLA बनना जरूरी था, ये CM था। तो हमने वहाँ धरना दिया इलेक्शन कमीशन के ऑफिस का आगे, हमें उठा के पुलिस ले गई पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, हमें अंदर कर दिया सबको, शाम को छोड़ दिया। उसमें बहुत बड़े बड़े नेता। ये चौधरी बंसीलाल से भी मुलाकात हुई कभी आपकी? हाँ, बहुत हुई। जब ये 91 से 96 तक MLA थे, हाँ। तो आके बैठते थे लॉबी में, खूब बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। चौधरी बंसीलाल का मैं कायल इसलिए हूँ, याददाश्त बहुत थी उनकी, कमाल अच्छा। की बातें सुनाते थे। हाँ। पुरानी बातें लेके बैठते, 30-40 साल पुरानी बातें सुनाते, बड़ा हंसाते थे। सुभाष बत्रा से उनकी अच्छी मेल जोल थी। अच्छा। सुभाष बत्रा जी बैठते थे लॉबी में, और भी कई विधायक होते थे। बत्रा जी तो आज भी जिसके पास बैठते हैं ऐसे खिलखिला। हरफन बोला है। इनसे उनके फादर का कुछ संबंध था इनका। हाँ, हाँ। वो पुराने पॉलिटिकल आदमी हैं। उनके फादर भी म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन रहे, हमारे फादर सिंपल आदमी थे। लेकिन हाँ, मेरे फादर ने भी एक बार जेल काटी थी, जब 1941 में कांग्रेस के प्रधान होते थे व्यापार सेल के बिहारी लाल चांदना। अच्छा। तो उन्होंने सर सिकंदर हयात की सरकार थी पूरा पंजाब में, उसमें उन्होंने 100 रुपये ऊपर 4 आने टैक्स लगाया था व्यापारियों पे। तो पूरे व्यापार मंडल ने स्ट्राइक की थी, हमारे रेडी तक नहीं लगी। यूनिस्ट पार्टी की सरकार थी, जो छोटू राम का तो वजीर थे, छोटूराम जी मंत्री थे, सर सिकंदर हयात मुख्यमंत्री थे। वो इतनी कामयाब हड़ताल हुई थी बिहारी लाल चांदना के कहने पे, वो प्रधान थे पंजाब प्रदेश कांग्रेस के व्यापार सेल के। हाँ, हाँ। तो हमारे पिताजी भी उसमें गए थे आंदोलन में, और 4 महीने से ऊपर जेल में रहते, लाहौर जेल। अच्छा, जैसे मदन साहब, आप तो राजनीति जैसे देखी आपने, विधायक बने, फिर मंत्री बने, गाड़ी घोड़े आए, हाँ। फिर ये गाड़ी घोड़े चले गए। हाँ। तो कुछ लोग है ना, इन चीजों के इतना चिपक जाते हैं, और जब ये चीजें ना होती हैं हाँ। तो कैसा महसूस होता है, या लोगों का व्यवहार कैसे बदलता है? ऐसा है जी, मैं तो शुरू से धरती पे रहा हूँ। अच्छा। तो आम आदमी से आया था मैं, कोई ऊपर से तो आया नहीं था। हाँ। हवा नहीं लगी आपको? नहीं लगी। जब मैं मंत्री था, मैं बाजार में जाता था, मेरे साथ लोग होते थे, कोई नहीं बुलाता था मैं उसको बुला लेता था। मेरे साथी छुट्टी मारते, यार तू क्यों बुलाता है? मैं क्यों? कहते तू मंत्री है, वो नमस्ते करें। अरे मैं कहा यार, जब वोट लेने जब मैं आज जोड़ता हूँ तो अब जोड़ लूँगा तो क्या अर्ज है? पहले जोड़ लो। धरती पे रहता था शुरू में। हाँ। मैंने कभी अक्कड़ नहीं करी किसी के साथ भी, कभी परमात्मा की दया से मैं कभी ऊंचा भी नहीं बोला। अच्छा। अगर कभी देखो इंसान हूँ, मेरा मूड खराब हो गया, मुझे पता है गुस्सा आ गया, आ जाता है इंसान में, हाँ। तो मैं तो चादर लेके घर अंदर सो जाता था, बाहर कहते थे बीमार है, मिलना ही नहीं। मतलब मिले नहीं गुस्सा में? इस बात में कोई गुस्सा नहीं करेगा। अगर मिलके किसी को ऊंचा बोल दूंगा, गलत बोल दूंगा, उस बात का गुस्सा करेगा, वो सारी उम्र याद रखेगा। तो मैं सो जाता था, मिलता नहीं था। हमने तो शुरू से धरती पर रहे हैं। हमारे फादर कहा करते थे, कहते बेटा कभी भी जिंदगी में कभी मौका मिले, कभी बड़े आदमी बनो, तो एक तो जितना हो सके ना अपनी कलम से लोगों को भला करना। अच्छा। जितना हो सके भला करना। तो आपने किया? हाँ, कितना दिन होता है ये टाइम, और जितना हो सका हमने, जब वक्त मिला हमने खूब किया।
मैं तो अपना गवर्नमेंट ड्राइवर भेज देता साथ, किसी जाओ इसका काम करा दो। एक मंत्री का नुमाइंदा चल जाए ना, अधिकारी काम कर देते, काम कर देता है। फर्क पड़ता है, लोग बड़े खुश होते थे। तो अब ये जो आपके तो लीला कृष्ण जी है ना विधायक? नहीं, लीलाराम गुजर। लीलाराम गुजर, हाँ, इनके साथ ये ठीक काम कर रहे हैं? ठीक है काम, शरीफ आदमी है। अच्छा, हाँ, बीजेपी में है, हमारा पुराना साथी है ये। जब मैं पहली बार विधायक अच्छा, अब तो राजनीति के कोई मन में नहीं रह गया होगा आपके? ना, आपका कोई चुनाव का सब? देखो जी, 1991 में राजीव गांधी ने नरसिम्हा राव जी को टिकट नहीं दिया था। हाँ, नहीं दिया। ये कहा था कि आप बुजुर्ग हो गए, घर बैठ जाओ, आपकी एज ज्यादा होगी, घर बैठ जाओ। अंदर से तो और बात थी, क्योंकि जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का क्लेम किया था, इसलिए उसको घर बिठा दिया। वो राजीव गांधी की इलेक्शन के दौरान ही एसिनेशन हो गई और वो बने, वो जिसको एमपी का टिकट नहीं दिया था ना, वो पीएम बने। हाँ। और फिर वो 5 साल प्रधानमंत्री रहे, फिर एमपी भी बने, फिर पार्टी के प्रधान भी बने। तो पता नहीं हमारे भाग में कुछ लिखा, कब राजनीति में कब कहीं कुंडा हट जाए पता नहीं। अभी तो घर बैठे। अच्छा, राजनीति में है ना, कहते हैं कि पॉलिटिशियन आदमी पे उसके बच्चे भी भरोसा नहीं करते। ऐसा राजनीति है, बनी हुई है कि लोग धोखे बहुत देते हैं राजनीति में। और वो चुटकुला भी आपने सुना होगा कि बेटे ने पूछा पिताजी पॉलिटिक्स सिखा दो, तो वो छत पे से कूदा दिया उसने। तो राजनीति में आपको सबसे बड़ा धोखा किससे मिला है आज तक? धोखा क्या बताएं, धोखा तो जिसको आप खाली बैठ के याद करते हो, यार उस आदमी ने मेरा नुकसान करा। देखो, धोखा ज्यादा नुकसान तो चौधरी भजनलाल ने किया, अपना बना के किया, जो 96 में टिकट काट दिया। नहीं तो आप जीत जाते। बिल्कुल जी, मैंने बहुत काम किया, लोगों की बड़ी सेवा की, लोग मेरे साथ थे। तो आपने कभी उनको कहा भी कि आपने मेरे साथ धोखा किया? आपको नहीं, मैंने कहा था, जब मैं दोबारा फिर मेरा उनका पैसे पुगाव में मिला उनको, अच्छा, कहा था, कहता कोई नहीं, आगे कसर निकाल देंगे, चिंता न करो, ना आगे कसर निकाल लें, लेकिन किसी को कहना मत बाहर जाके जो भी मेरी टिकट पक्की होगी। ये बात भी उन्होंने की, उनकी कुट्टी मिला था मैं पंचकुला। फिर भी अगली बार फिर टिकट नहीं दिलवाई। फिर सुरजेवाला जी ऊपर से आगे कहते मैं क्या करूँ भाई, प्रधानमंत्री उसको राष्ट्रपति जी का, बिना प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको देने। मतलब एक ही गिल्ट है बस कि भजनलाल जी 96 में टिकट देते तो आप जीत जाते। 100%। बाकी किसी ने आपके साथ कोई धोखापट्टी नहीं की? नहीं, बाकी किसी ने कोई धोखा नहीं किया, जैसा हमने किया उन्होंने वैसे ही किया हमारे साथ। मैं बहुत अच्छा था, अगर मैं किसी के साथ थोड़ा बहुत बुरा किया तो उन्होंने मेरे साथ बुराई की। अच्छा, आपको सबसे अच्छा विधायक कौन लगता था? आपको कौन ऐसा लगता था यार मैं वैसा विधायक बनता तो और अच्छा होता? कोई ऐसा रोल मॉडल भी था आपके सामने? नहीं, बड़े अच्छे अच्छे लोग थे हमारे साथ। चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, जो अपना नारनौत के लोकदल के राज। चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौतिया, बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छा। और अगर कांग्रेस में जाएं तो कांग्रेस में बड़े अच्छे विधायक थे। कुछ चौधरी भजनलाल भी बड़े अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छा बोलते थे। एक बार की बात करता हूँ मैं, हाजिर जवाब इनकी। चौधरी बंसीलाल जी ने कहा कि विधानसभा की ये हमारी एक पूरी पार्टी है कि हम विपक्ष के आदमी को डिप्टी स्पीकर बनाते हैं, आप नहीं बनाते तो मैं वॉकआउट करता हूँ। जब जाने लगे उठ के तो चौधरी भजनलाल जी खड़े कहते देखिए चौधरी बंसीलाल जी, विपक्ष के बनाने की पूरी पार्टी जरूर, अगर आप बनना चाहते आज मैं भी बनाता हूँ। कितनी हाजिर जवाब थी। क्या बनना चाह रहे थे? भी बना आप बंसीलाल जी बनना चाहे आए, अभी बनाता हूँ। भाग्य बंसीलाल भाई कट करके बाहर निकली, मतलब हाजिर जवाबी भजनलाल जी। अच्छा, जब ये जो 91 से 96 वाला था आपका टर्म, इसमें तो चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, चौधरी बंसीलाल विपक्ष में बैठे थे अविपा में, ओम प्रकाश चौटाला भी बैठते थे। नहीं, ओम प्रकाश चौटाला जी कभी आते कभी नहीं। तो विधानसभा जब चलती थी तब तो बड़ा रंगीन नजारा होता होगा। हाँ, बहुत ज्यादा जी। पूछो ना, बंसीलाल जी पढ़ के तैयारी करके आते थे, बड़ी बुक्स लेके आते साहब। भजनलाल जी परेशान होते थे उनसे? क्यों नहीं होते थे, वो तो डाटा दे के बात करते थे बंसीलाल जी। अच्छा। पूरी तैयारी करके आते बंसीलाल। और अगर नहीं मानते थे फिर बेचारे क्या करते, छोड़ जाते थे उनको। उन्होंने पहले ही पंगु कर दिया, उनके एमएलए सारे तोड़ लिए थे। लहरी सिंह था एक, वो ओम प्रकाश का नाम था, छोटे कद के थे, धनखड़ नहीं था वो,
हरिजन थे, खटखट क्या था, उनको तोड़ लिया, 3-4 एमएलए तोड़ लिए थे अपने पास। कैनुए वाले, और कैनुए में 12 बने थे ना उनके? नहीं 12 नहीं थे, 5-6 थे, 2 रह गए थे, 4 तोड़ लिए उन्होंने। अच्छा। एक तो ये रह गई थी जो अपना तेजेंद्र मान की चाची थी, क्या थी तेजी थी जो इंद्री से बड़ी थी, हाँ हाँ, ये खुद बंसीलाल, 4 तो उन्होंने तोड़ लिए थे, 4 इकट्ठे तोड़े। चौबे जलाल ने तोड़ लिए वो। तोड़ लिए। लहरी सिंह जी थे, लाडवासी लाहौर से बने थे। एक छोटे थे बड़े, उनको तो मंत्री बनाया था, नाम नहीं याद आ रहा उनका। अच्छा। 2 और थे, 4 तोड़ के ले गए अपने पास। लेकिन 96 में तो सरकार ले आए फिर वो। आप फिर सरकार आ गई उनकी, बीजेपी के साथ मिल। 96 में आप उनकी टिकट ले लेते तो आप जीत सकते थे। अगर मुझे पहले पता होता ना कि चौधरी भजनलाल जी मेरी टिकट काटेंगे, तो मैं चौधरी बंसीलाल के पास चला जाता। मेरे को जानते थे, हम लॉबी में बैठ के खूब बातचीत करते थे, और उनके पास कोई पंजाबी चेहरा था ही नहीं। बड़े खुश होकर लेते, वो टिकट देते, मुझे जितवाते भी यहाँ से। अच्छा मदान साहब, अब तो जैसे 2 बार मंत्री रहे, ये आजकल के जो मंत्री हैं इतने पैसे कहाँ से कमाते हैं? पता नहीं जी, हम तो जहाँ थे वहीं खड़े हैं। आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी 1-1 करोड़ की तो गाड़ी आ गई है। हाँ गाड़ी जी, एक मंत्री के साथ 10-10 गनमैन, हम अकेले घूमते थे, बिना सिक्योरिटी घूमते थे। ये बदलाव हो गया। छोटी सी बात है, एक दिन मैं रेस्ट हाउस में चला गया और मेरी गाड़ी पे झंडी लगी हुई थी, ना कोई स्कॉट पायलट कुछ भी नहीं होती थी, ना कोई गनमैन था, बैठा हुआ था, ड्राइवर था। उतरा मैं तो एसडीएम देख के मुझे भागता हुआ आया, कहने लगा जी सॉरी, कहते मैं उठा नहीं पहले आपकी गाड़ी थी। मैं सॉरी क्या बता, आप आगे? कहता नहीं जी झंडी लगी थी ना, मैं सोचा मंत्री जी अंदर नहीं है तो इसलिए मैं उठा नहीं। मैं कहा झंडी तो मैं लगाता ही नहीं लोग के सामने, ना मैं कभी होटल में जाता, ना कभी मैं आगे पीछे सिक्योरिटी करता। लोकल में मैंने कभी भी इनसे कभी अपने हल्के में प्रोग्राम करना, कभी भी एस्कॉर्ट पायलट कभी नहीं। अच्छा, अभी तो चौटाला साहब बुजुर्ग हो गए हैं, हाँ। भजनलाल जी तो दुनिया में नहीं है, आप वाले दौर में से चौटाला साहब हैं, तो मुलाकात हुई इन दौर में कभी? हाँ कई दिन पहले हुई थी, जब मैं लोकदल का भी स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। अच्छा। जब ये दुष्यंत चौटाला अलग हुए, हाँ। अब यशवंत चौटाला, दोनों का झगड़ा अलग हुए, पार्टी टूटी, हम घर बैठ गए, फिर हम कहीं नहीं गए। देखा हमने कुछ है ही नहीं, हम अब एज इतनी हो गई, सेहत अलाउ नहीं करती, घुटने में दर्द रहती है, या तो ये इलाज कराते, फिर तो भाग दौड़ कर लेते। अच्छा। अब भाग दौड़ कर ही सकते तो क्यों जाएं किसी के पास? किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, काम करना पड़ेगा, काम नहीं होता। अगर काम नहीं करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो कौन पालेगा हमें? ये घुटने जो है ना, अब देखो मैं बैठा हूँ इस तरह, मैं ठीक हूँ, अदरवाइज मैं इससे नीचे कुर्सी होती तो ये दोनों टांग मेरी सुनो मुश्किल लगती है। राजनीति में वैसे क्या एक लाइन में राजनीति को डिफाइन करना चाहो तो कैसे करोगे आप? राजनीति है क्या? एक अचंबा है, मुझे लगता है। अचंबा है। कभी आदमी कभी तो आदमी ऊपर, कभी नीचे आ जाता है, ये सच्चाई है। सच्चाई तो ये है, हाँ एक अचंबा है, आदमी एकदम ऊपर बता, आसमान में चलो हैं। हम जब फेडअप हो गए थे ना, लोकदल में थे, इस सरकार से फेडअप हो गए थे, बड़े फेडअप हो गए थे, हम सोचते बस सब राजनीति नहीं करनी, गंदी है। फिर लोग काम तो होते नहीं, लोग बनाते हैं, इसलिए मैं हमारे काम कराएगा, हम लोगों के पास जाते हैं। एक चीज पूछना रह गया, जैसे 87 में चुनाव लड़ा, तब कितने रुपए खर्चा है आपका चुनाव में? उस वक्त तो बड़ा थोड़ा खर्चा आया था जी, बहुत थोड़ा खर्चा आया था, लोग अपने आप ही काम कर रहे थे, सब अपनी गाड़ी। आपके घर से कुछ नहीं लगा ना? 1,60,000 रुपये खर्च हुए साल। अच्छा, और 91 में? 91 में 5 लाख रुपए खर्च हुए। और 96 में? 96 में तो आजाद लड़े थे, लोगों ने लड़ाया जी, पता नहीं कितना खर्च, मुझे पता ही। अच्छा, नुकसान तो हुआ होगा तब भी? नुकसान तो हुआ, 2-2.5 लाख तो 3 लाख तो घर से लगा था। तो इसका, और अब लड़ो तो कितने चाहिए? अब तो पता नहीं कितने चाहिए जी, हम तो सोच के रहा, एमएलए का चुनाव लड़ने का हमारा मन ही नहीं करता। बहुत पैसा लगता है। बहुत पैसा लगता है, मन नहीं करता जी। अच्छा, वो रहेगी बात आपकी कि आप जब फेडअप हो गए थे राजनीति से। मैंने कहा अब छोड़ देंगे, बिल्कुल मत। फिर टिकट ले ली? जब काम ही नहीं होती, लोग गाली देते हैं, जिसके पास जाए लोग नाराज होते हैं, ताने मारते हैं, रिश्तेदार तक नाराज हो गए, तो मैं सोचा कि राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन जब यहाँ से अलग हुए और हम कांग्रेस हमने ज्वाइन की,
हम राजीव गांधी जी से मिले थे सीधे, हाँ। जब ज्वाइन किया उनसे मिले, एक एक शीट पर उन्होंने, हम 3 आदमी थे, डिस्कस किया, धर्मवीर जी की भी, मेरी भी और नरवीर की। बल्कि नरवीर की उन्होंने मना की, यहाँ नहीं दे सकते हो, और मुझे कैथल की यहाँ कर दी। अच्छा। और मैंने उसी वक्त बात उठाई, मैंने कहा जी ऐसा है जी, कभी मुझे दे दो। और दूसरी बार, अगली बार मना करके कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ये ऐसा नहीं भैया। मैंने कहा तिवारी साहब भी आपके आदमी हैं, आपके विश्वास पे लोग दल छोड़ के वो गए थे, उनको आपने एक बार दिया, अब की बार नहीं दो, उसको क्या कहोगे? नहीं नहीं नहीं, उनको बस एक बार देनी थी, दे दी, मेरे को गोली देगी। और दूसरी बार जो मैंने बात कही थी राजीव गांधी के सामने, वो सच होगी, अगली बार भजनलाल ने देगी, टिकट नहीं मिली। वो अंदर से कुछ समझते थे भी, मैंने पूरा जोर लगा लिया कि फिर भी इनकी हमदर्दी चोई बीरेंद्र सिंह डुमर खा के साथ रहती है, क्योंकि जब भी आते थे चंडीगढ़ मुझे मिलते थे, कोई बात नहीं, आओ दोस्ती थी, यारी दोस्ती, बैठ के एमएलए हॉस्टल में भी घर भी आ जाते थे, मैं खाना खिलाते थे, कोई बात। अच्छा मदान साहब, एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। हाँ। आपने चौधरी देवीलाल जिनको जननायक कहा जाता है, हाँ। उनके साथ काम किया, उन्होंने आपके फोटो देख के आपको टिकट दे दी? नहीं, काम देखा, काम देखा आपका, टिकट दे दी। फिर आप भजनलाल जी के साथ भी काम किया, लेकिन ये जो राजनीति में जाती है, ये जो खाई है, ये हर चुनावों के साथ बड़ी होती जा रही है जी। मतलब उस समय ना तो चौधरी देवीलाल ने सोचा होगा आप पंजाबी हो, ना आपने सोचा होगा कि ये जाट है, लेकिन आज के दौर में तो ये चीजें बहुत बड़ी हो उस गई। वक्त तो चौधरी देवीलाल के नाम का तूफान था, शहर के लोगों ने, पंजाबी ने, बड़ियों ने, सबने वोट दिए, क्योंकि बीजेपी से समझौता था। हाँ। डॉक्टर मंगल सैनी हमारे साथ थे, बीजेपी पूरी जुड़ी हुई थी, सब जुड़ गए थे वहाँ। वो देवीलाल के नाम पे देते थे देवीलाल लोग। के नाम पे देवीलाल ने तूफान खड़ा कर दिया था वैसे, अच्छा। मुद्दे ऐसे उठाए, पंजाब कोर्ट में वाकई में हमारे साथ अन्याय हुआ था, आज तक न्याय नहीं हो। वो आज भी देखो, वो केजरीवाल आया कल परसों, वो ठीक है क्या, गलत नहीं कहा उसने, उसने कहा पहले कांग्रेस और बीजेपी अपना स्टैंड शो करे, वो हरियाणा में कुछ कहते हैं, पंजाब में कुछ कहते हैं। देखो हरियाणा वालों को भी पता है कि पानी मिलना नहीं, हाँ। पंजाब वालों को पता है कि पानी देना नहीं, क्योंकि अगर पानी देना लेना होता तो बहुत साल हो गए चलते हुए। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 महीने के अंदर फैसला कर देता हूँ, पानी तो मिलेगा, लेकिन हाँ, पानी मिलेगा। अच्छा। देना पड़ेगा पंजाब को पानी। हमारे एक साथी हैं, दोस्त हैं पुराने, जो जगन्नाथ जी के बेटे हैं, जितेंद्र जी। हाँ, उन्होंने एक मैप बनाया हुआ है, वो कहता है पंजाब की जरूरत नहीं, आप हिमाचल से ले आओ, हिमाचल से ले आओ। मेरी एक बार बात हुई थी, उनसे बताया था, उन्होंने मुझे सारा बताया था कि ऐसा लेवल है कि पानी यार उससे ज़्यादा स्पीड में आएगा। चौधरी जगन्नाथ भी बहुत दबंग आदमी थे, बहुत दबंग थे, हमारे साथ थे विधायक, बड़ा अच्छा बोलते थे और हाजिर जवाब थे बड़े, उठ उठ के बोला करते थे बीच में। 87 में तो रण सिंह मांझी भी थे। हाँ, रण सिंह मांझी चौधरी देवीलाल के, उन्होंने भी बड़ा पक्का 7-8 पेज का इस्तीफा लिखे, पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी छोड़ी थी पार्टी। इंटेलेक्चुअल आदमी था, वो गंभीर आदमी थे वो। और ये जगन्नाथ जी बड़े मजाकी आदमी थे, वो विधानसभा में हंसा देते सबको। तो कितने साल के हो गए मदान साहब आप? मैं जी 70 में हूँ, 70 में हूँ। 70 में है। घुटनों को छोड़ के कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, शुगर भी रहती है मुझे, कई बीमारियां पाल ली आपने। बस यही मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ जी, लेकिन अब क्या करें, ये घुटने खराब हो गए। हम स्टेट के, जो हमारी जूनियर टीम थी बास्केटबॉल की, मैं 2nd नंबर पे रनर अप रही थी बास्केटबॉल में, अम्बाला में हुई थी हमारी बास्केटबॉल चैंपियनशिप, रनर अप रही थी। दोस्तों, ये थे सुरेंद्र मदान जी, कैथल के 2 बार के एमएलए, और इनसे पहले, इनसे बाद में कैथल में पंजाबी एमएलए नहीं जीत पाया है। और मदान साहब काफ़ी दिल के खुश इंसान हैं, अपने दिल से बातें इन्होंने रखी हैं। 1 साल से हम दोनों बातें कर रहे थे कि मदान साहब मिलना है, आज ये मिलना हो पाया है। और अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मदान साहब उसका जवाब जरूर देंगे। शुक्रिया मदान साहब, धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।